भाई टेंथ क्या हाल चाल। बढ़िया चल रहे हो ना। इकोनॉमिक्स हम लोगों ने खत्म कर लिया है। मैं आज यहाँ पे तुम लोगों से मिलने पता है किस लिए आया हूँ। तुम लोगों की और ज्यादा मदद करने आया हूँ कि जब इको खत्म हो चुकी है तो इको के मैं तुम लोग को वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन तुम्हारे बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं तुमको करवाने वाला हूँ सारे के सारे तुमको पढ़ने हैं। अब ये मत बोलना भैया आपने तो दुनिया भर के क्वेश्चन बता दिए। भाई देखो, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ना, मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और जो कि ना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जब तक हम वो सारे नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम लोग को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर सारे के सारे तुम लोग को करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से तुम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। चलो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। और आज हम करेंगे क्या चीज, इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टरों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं साथ ही साथ बताऊंगा कि उसके अंदर करना क्या क्या है। पहला जो क्वेश्चन है तुम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, खैर है तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी तुम लोग को क्या करना है, सबके ऊपर नजर मारनी है और सबको करना ही करना है और इनके रिटर्न नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले साइंस का पेपर दो अच्छे से और उसके बाद जो तुम लोग के 4 दिन है भाई, 4 दिन के अंदर तुमको ये चारों के चारों किताबें खत्म कर देनी है। एक दिन एक बुक, सीधी सीधी बात मैं तुमको बता रहा हूं। और उस बुक में क्या पढ़ना है वो भी मैं तुमको बता के दे रहा हूं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। मैंने तुम लोग को वीडियोस के अंदर बता रखी है पर कैपिटा इनकम क्या होती है, किस तरीके से निकाला जाता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी दो कंट्री को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब साथ ही साथ इसका एक और क्वेश्चन होता है कि हम पर कैपिटा इनकम को, मतलब पर कैपिटा इनकम की कुछ बुराइयां हैं, मतलब दो कंट्रीज को मैं ना पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करता तो हूं, बट वो कंपैरिजन अच्छी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती तुमको ये भी पता होना चाहिए। एक चीज और मैं तुमको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोगों के लिए। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई पिछले कुछ सालों में ना सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चेंजेस कर दिए एसएसटी के पेपर में। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब तुम लोगों का सजेशन पूछा जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम किस तरीके से बदल सकते हैं, चीजों को किस तरीके से बदल सकते हैं, तो तुमसे पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आधे से ज्यादा तुम लोगों के सजेशन पे बेस्ड होंगे, तुम लोगों की थिंकिंग पे बेस्ड होंगे। तो क्रिटिकल एनालाइज करना तुमको आना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट वाली चैप्टर के क्वेश्चन है यहां से यहां तक। डेवलपमेंट के चैप्टर के अंदर तुमको एक एक नंबर के या एक एक लाइन के बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगे। सारी की सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी तुमको एक नंबर में फंसती हुई दिखाई देंगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है पता होना चाहिए। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी एज ग्रुप क्या है, किस एज से किस एज तक हम इसके अंदर चीजों को लेते हैं वो भी तुमको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको वापस से मैं बोल रहा हूं। अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मिक्स आ जाए, आपस में मिलके आ जाए। कि मान लेते हैं जो तुमसे सजेशन पूछ लिया कि हम दो कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं लेकिन वो कंपैरिजन अच्छी नहीं होती, तो और कौन कौन से वेज होते हैं जिन वेज से हम दो कंट्रीज को या दो स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कौन कौन से वेज हैं वो तुमको बताने, जैसे पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, तुम लोग का पॉपुलेशन हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। ये जितनी भी चीजें हैं वो यहां से तुम लोगों की इस आंसर में जाएगी। इसीलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं भाई, वो जरूरी है तो जरूरी है। सीधी सीधी बात है। हाँ भाई टेंथ कर लिया आराम, फ्री हो गए इंग्लिश के पेपर से, साइंस के पेपर से। धीरे धीरे हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हो, उड़ो मत। एसएसटी अभी बाकी है। तुम लोगों को पता नहीं है बोर्ड का एक पेपर ऐसा आता है जो हिला देता है, और डर के रहो एसएसटी से, क्योंकि अगर ये पेपर हार्ड आया हिला नहीं पाओगे एक क्वेश्चन इधर से उधर। लेकिन मैं बैठा हूं, मैंने करी है मेहनत तुम लोगों के ऊपर। किस लिए? असाइनमेंट्स को बनाने के लिए। 4 असाइनमेंट्स 5 असाइनमेंट्स मैं तैयार करने वाला हूं, तुम लोगों को टाइम फ्रेम देने वाला हूं, उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करो। वरना जिस बच्चे ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया पेपर देने के बाद वो हंसेगा, जिसने नहीं करे कोने में बैठ के रोएगा कि काश उस दिन मैंने अर्पण भैया की बात सुन ली होती तो आज मेरा असाइनमेंट और आज मेरा बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से जाता। तुम लोग ऐसी गलती ना करो, इसलिए तुमको बहुत टाइम से मैं समझाने आ रहा हूं और बहुत टाइम से असाइनमेंट देने आ रहा हूं। जो पहला असाइनमेंट तुम लोगों के फोन में आएगा कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच में आएगा, टाइम नोट डाउन कर लो और उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना दूसरे असाइनमेंट से आने से पहले, जो तुम लोग को सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अब सारी चीजें साइड करो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और तैयार हो जाओ असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए और बोर्ड के पेपर को फाड़ने के लिए। चलो जल्दी से आ जाओ। अब आगे लास्ट
एक क्वेश्चन जो तुमको करना ही करना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखो एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत सालों से एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, वो तुमको पता तो है, डेफिनेशन पता तो है। मैंने बोला डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो तुमसे सजेशन पूछ लिया जाएगा कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज करते हैं। तो एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे तुमको बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको भी पता है तुमको भी पता है, तो तुम यस लिखो कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर के हिसाब से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपनी प्रेजेंट जो डिमांड है उसको पूरा करें, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उस रिसोर्स को रख दे। यहां से हमको क्या समझ आया कि ग्राउंड वाटर को मेरे को अभी भी यूज करना है और ग्राउंड वाटर को मेरे को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है। तो कैसे बचाना है ये तुमको देना है क्या, सजेशन। और ये चीज तुमको बताने के लिए कौन बैठा है, मैं बैठा हूं भाई, अर्पण भैया बैठा है तुम लोग का, ठीक है। मेरे साथ बने रहना, बस सब फोड़ेंगे, आ जाओ। ये हो गया तुम लोग का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देख लिया तुम लोगों ने, तुम लोग की डेवलपमेंट में यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। कॉपी में ये जितने भी 4-5 क्वेश्चन लिखवाए लिखो 3 पेजेस पे, इन सबको क्या करो, समराइज करो, अपने अपने नोट्स की फॉर्म में बनाओ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले टॉपिक पे, ठीक है। दूसरा वाला टॉपिक क्या है, तुम्हारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। समझते हैं सबसे पहले मनरेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 साल के तुम पीछे के सीबीएसई पेपर उठा लो, कहीं ना कहीं तुमको मनरेगा देखने को मिलता ही होगा। मनरेगा क्या होता है, फुल फॉर्म। मनरेगा के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो पता होनी चाहिए। कब आया है, 2005 में आया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है गांव समाज के लिए, तो तुमको पता ही है गांव समाज में जो इंप्लॉयमेंट होती है, लोगों को जो रोजगार मिलता है वो रोजगार बहुत कम मिलता है। तो उस रोजगार को पूरा करने के लिए जो हमारा सरकार ने स्कीम निकाली है वो स्कीम क्या है, मनरेगा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी रिलेटेड टू अदर सेक्टर या एक्टिविटी रिलेटेड टू सेक्टर्स। कितने सेक्टर हमारे पास, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उनके दूसरे अल्टरनेट नाम क्या है, अल्टरनेट नेम तुमको पता होना चाहिए कि तीनों सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे तुम लोगों का सर्विस सेक्टर कहते हैं किसको, टर्शरी सेक्टर को, तो वैसे ही तुमको ऊपर दोनों के भी नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो टर्शरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर के अंदर किस किस तरीके के काम होते हैं तुमको कम से कम 2-2 एग्जांपल पता होनी चाहिए। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, खेती, या प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, डेयरी फार्मिंग। ये दोनों ही जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो क्या होते हैं तुमको इस तरीके के 2-2 एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम निपटा लेंगे। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आएगा, यहां से कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अगर डायरेक्ट आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, सीधा सीधा डिफरेंस तुम लोगों को बताना है और बताना पड़ेगा, सीधी बात है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तुमको डायरेक्टली बताना पड़ेगा। अब यहां से भी हो सकता है सजेशन में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो देखो सजेशन में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि तुम बताओ ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे लोगों के पास किसी भी तरीके की श्योरिटी नहीं होती कि आज मेरे पास काम है, कल होगा या नहीं होगा। आज अगर मेरी किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है काम करते वक्त, तो मेरे परिवार वालों को मेरे लिए कुछ इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी भी और तरीके से प्रॉब्लम होती है मेरी बॉडी को, तो मेरे परिवार वालों का जो भरण पोषण है, जो उनका जो लाइवलीहुड है वो किस तरीके से चलेगा। तो वो तुमको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बनाना है, मतलब इसके अंदर क्या चेंजेस करूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाए। तो इस तरीके से तुमसे सजेशन पूछे जाएंगे कि हाँ भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंज करूं, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंज करूं, वो पब्लिक सेक्टर जैसा बन जाए, ठीक है। तो ये तुमको थोड़ा क्रिटिकल थिंक करना पड़ेगा। तुमको टॉपिक्स पता है, टॉपिक्स के अंदर क्या है वो पता है, अब उसी चीज को घुमा के लीपापोती करके मेकअप करके किस तरीके से बढ़िया आंसर बनाना है वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने तुमको 2 चैप्टर के क्वेश्चन करवाए हैं, अभी पहले इतना लिखो, अभी वापस से मैं तुमको 1 मिनट के अंदर बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। ढंग से सिर्फ इस वीडियो को देखो, जितने क्वेश्चन है वो करो और फोड़ डालो। चलो जल्दी नोट डाउन करो इसको। पानी वानी पी लिया, नोट डाउन कर लेना पीछे जितने भी क्वेश्चन तुम लोग के लिखवाए थे। अब देखो भाई बात ऐसी है, 2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिए, कर लिया ना खत्म, टेंशन नहीं लेनी है, खत्म कर लेना उनको। अब बचे जो हमारे 2 चैप्टर हैं वो मैंने तुम लोग को उन 2 चैप्टरों के क्वेश्चंस यहां लिख दिए हैं। अब एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों को जितने भी अभी मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं या जितने लिखवा चुका हूं उनमें से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो समझ नहीं आ रहे होंगे। भाई तुम लोग के लिए गुड न्यूज और है, जब तुम लोग का पेपर होगा ना बोर्ड का 25 तारीख को,
उससे पहले 23 को या 24 को एक वीडियो और तुम लोगों के लिए आएगी, जिस वीडियो में वापस यही सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। किसको किस तरीके से लिखना है, कितने नंबरों में क्या लिखना है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसको लिखना है, किस तरीके से अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें मैं तुमको उस वीडियो में बताऊंगा। तो अब तो मुस्कुराहट ले आओ अपने चेहरे के ऊपर, डरना नहीं है भाई एसएसटी को लेके। मैं खड़ा हूं ना, मैं तुम लोग के एसएसटी की नैया को एकदम टाइटैनिक बना के डुबाऊंगा नहीं, ठीक है, राम जी की नैया बना के उसको क्या करवाऊंगा, पार करवाऊंगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। 2 चैप्टर कर लिए, इन 2 चैप्टरों के क्वेश्चंस लिखो और इन क्वेश्चंस को सबसे पहले खत्म करो। समझाने का काम किसका, मेरा है। मैं समझाऊंगा, तुम लोग समझोगे और हम दोनों मिलके क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर पार कर देंगे बोर्ड को। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, और 2 रूपों में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक रूप इसका है सेंट्रल बैंक और एक डायरेक्ट रूप क्या है, आरबीआई। कुछ बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता सेंट्रल बैंक क्या होता है, और कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जिनको यही नहीं पता भाई आरबीआई क्या होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है वो समझो। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो इंडिया के बाकी सारे कमर्शियल बैंक को क्या करता है, चलाने की कोशिश करता है और उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है। तो हमको ये पूछना है कि भाई कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमसे बार बार पूछा जाता है, या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आरबीआई के फंक्शन क्या है। इसमें कोई सजेशन तुम लोगों से पूछी नहीं जाएगी, तुमसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी कि भाई बताओ सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम है या आरबीआई के क्या क्या काम है, और तुमको डायरेक्टली 3 से 4 पॉइंट वहां पे लिखने हैं। खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन, क्रेडिट के कितने रूप हैं। क्रेडिट उधार पढ़ाया था ना क्रेडिट के बारे में तुम लोग को। तो क्रेडिट के भाई 2 रूप होते हैं। क्या 2 रूप होते हैं, या तो वो एसेट होगा। एसेट का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अच्छी चीज है मेरे लिए। मैं अगर उधार ले रहा हूं तो मेरे लिए अच्छी चीज है। क्यों, मान लो कल को मेरे को क्या करना है, एक बिजनेस सेटअप करना है, मैंने कहीं से उधार ले लिया। अब मैंने उस उधार को सही तरीके से एलोकेट करा, सही तरीके से यूज करा और अपने बिजनेस को क्या कर लिया भाई, एकदम एक्सपेंड कर लिया, और उस बिजनेस को मैंने एमएनसी बना दी। पढ़ाई थी ना एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब इंडिया के साथ साथ मेरी 15 और देशों में जगहें हैं। मैंने क्या करा, उन 15 देशों की इनकम को उठाई, उस इनकम को क्या करा, जितना मेरा लोन था उसको लोन को चुका लिया, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कहां गया भाई, मेरे जेब में आ गया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि क्रेडिट ने मेरी क्या करी, मदद करी, तो क्रेडिट मेरे लिए एसेट हो गया। अब वहीं पे मेरा एक दोस्त है श्याम नाम का। अब उस श्याम ने भी मेरे ही साथ एक स्टार्टअप ज्वाइन करा। उसने भी क्या लिया, क्रेडिट लिया, उधार लिया, और उस क्रेडिट में लेकिन ना वो क्रेडिट उसके ऊपर जाल की तरह आके उसको गिरा दिया रोड पे। कैसे गिरा दिया, उसने उस क्रेडिट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। उस क्रेडिट को चुकाने के लिए उसने फिर से क्रेडिट लिया, उस क्रेडिट को भी चुकाने के लिए उसने फिर से क्रेडिट लिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप। तो ये क्या होता है, ये मैंने तुमको बता दिया, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना। पढ़ना नहीं है, लिखना है साथ में। साथ ही साथ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, आज के टाइम पे करेंसी किस किस तरीके से हमको देखने को मिलती है, सॉरी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी के कितने फॉर्म है ये। और साथ ही साथ अगर हम क्रेडिट ले रहे हैं कहीं से, तो उस क्रेडिट के कुछ टर्म्स होते हैं लेने देने के, जैसे इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कोलेट्रल कितना होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा। तो ये जो चीजें होती है उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, सॉरी डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसको क्या कर लेना, लिख लेना। आ जाओ आगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या इसका दूसरा नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसको समझना तुम लोगों को, और इसको तुम लोग को लिखना है। मैंने तुम लोग को बताया भी था, सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद के कुछ लोग होते हैं जो आपस में मदद करते हैं। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, यहां से तुम लोग का सजेस्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम लोगों से सजेशन ले लिया जाए कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या ऐसे कारण है कि लोग बार बार इनफॉर्मल सेक्टर से ही क्या ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है, क्यों है, ये तुमसे सजेशन पूछ लिया जाएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर आखिरकार अभी भी पीछे क्यों है, या गांव के जो लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से ही उधार क्यों ले रहे हैं। ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। लास्ट में ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, इनका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट किसी देश के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। दोनों ही एस्पेक्ट्स जो है तुम लोग के ग्लोबलाइजेशन के और लिबरलाइजेशन के, ये तुमको पता होना चाहिए। और लास्ट में तुम लोग का SEZ, ये क्वेश्चन मैंने तुमको होमवर्क में भी दिया था। तो ये थे, देखो तुम लोगों के ना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 15-20 भी शायद से होंगे, तो छोटे छोटे हैं। पहली बात, ये सारे क्वेश्चन जब तक तुम करोगे नहीं, तुम लोगों की SST सही से नहीं होगी। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे तो 80 में से 65 नंबर का पेपर तुम लोग का यहीं से आएगा। ये मैं तुम लोग को गारंटी के साथ बता रहा हूं, चाहे 1 नंबर के हो, चाहे 3 नंबर के हो, चाहे 5 नंबर के हो, सारे क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे।
हाँ, उनकी रूपरेखा अलग होगी, बट उनका बेसिक जो होगा वो यही होगा। और अगर हमको बेसिक आता है तो हम फाउंडेशन भी आराम से क्या कर लेंगे, खड़ी कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक जितनी भी चीजें आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताई है, ये सारी चीजें ढंग से पढ़ो। फिर मिलते हैं तुमको अगली वीडियो के अंदर, और 25 तारीख तक भाई साथ रहना, फोड़ने वाले हैं किसको, एसएसटी को। चलो टेक केयर, नोट डाउन।